सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। थोड़े से ग्लोबल समीकरण आज सुबह सुबह थोड़े से बदले दिक्कत भरे नजर आ रहे हैं, चाहे यूएस के फ्यूचर्स हों चाहे हमारे एशियन पीयर्स हों। तो ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है हम 1/4-1/3% के दबाव के साथ शायद आज इस एक्सपायरी डे की शुरुआत करें। ऐसे में पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड सब आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। पिच का जो मुआयना करके आए नीरज जी, ये बताएंगे आपको कि कितनी नमी है या कितनी सख्त है ये पिच, तब अपन खेलने का डिसाइड करेंगे। क्या लगा पिच जाके देख के? पिच वहाँ के ना नम है आज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपन क्रिकेट टीम लेकर आए, आप जाके पिच देखें उसके बाद डिसाइड करें कि क्रिकेट नहीं आज यही टीम फुटबॉल खेलेगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बॉल ही बदलनी खाली। हम हिंदुस्तानी बच्चे तो सब कुछ खेल सकते हैं भाई। यस, कोई सा भी गेम खिलाने कितने प्रोफिशिएंट बात लगे हम। आज फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल खेलने का आज क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। ठीक है, मेरा गोलकीपर टीम का आएगा अभी आपके लिए। तो आज वही करना है, जो कि वहाँ से बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे अमेरिका से भी। इंटरनल वहाँ के खराब हो गए, रिजल्ट आए अच्छे नहीं आए, उसका असर दिखेगा। प्लस बड़े सावधान है हमारे सारे ट्रेडर भाई लोग, दो बड़े आंकड़ों के जाकर। उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। देखिए, मैंने हमेशा कहता हूँ कि ना मार्केट की जो ट्रेडिंग है ना वो डेरिवेटिव है। अब जेपी मॉर्गन का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फ्लैश कर रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव हो गए मार्केट, खरीद लो। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी दी है कि इतने दिन गिरने के बाद अब मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है। तो ये सब एक्सेल सीट के डेरिवेटिव्स हैं कि आज खरीदना है, कल बेचना है। फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, फंडामेंटल तो ख़राब हुए हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट में बाई रेटिंग आ रही। तो अभी क्या नतीजों के आधार पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली इतना स्पेसिफिक मार्केट मैंने पहली बार देखा कि एक एक कंपनी पे फोकस है उसका। अच्छे तो ठीक, बुरे तो ये लो। तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पिच तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते यूएस की आज आप, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इवेंट आज और कल में लाइंड अप है, नतीजे और जीडीपी और पीसी, पता नहीं क्या क्या। तो उस हिसाब से पिच ठीक नहीं है। और अपने आप ही कौन सी बहुत अच्छी पिच है अपने थोड़ी सी अपने आप ही देखिए। अब कोटक में कितना असर होगा पता नहीं। पूरे बैंकिंग सिस्टम आप देखिए, कोटक, आईएफएल फाइनेंस, जेएम फाइनेंस, पेटीएम, बंधन बैंक, उससे पहले एचडीएफसी बैंक, फिर उसका रिस्क वेटेज बढ़ाया था तो बजाज फाइनेंस, सब पे ये पिछले 6-8 महीने से जो चल रहा है। तो बैंकिंग फाइनेंस में थोड़ा सा काले बादल मंडरा रहे हैं। कैसा लगता है आपको? ये तो गड़बड़ है ना, दिग्गज बैंकों के साथ भी प्रॉब्लम निकल रही है। क्या पता हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो अच्छी पेडिग्री वालों में घुसने की। ऐसी सोच लेते क्या करें। लेकिन बैंक के बिना क्या पोर्टफोलियो कंप्लीट भी नहीं होता। तो फिर थोड़ा सा अच्छा, अगर पता नहीं कोटक की आपने चर्चा छेड़ी, खैर कोटक पहला स्टॉक भी है, इसमें खरीदार लौटे नहीं। जैसे दोनों एफआईआईज के फेवरेट, एचडीएफसी बैंक पिटा, कोटक पिटा। एचडीएफसी बैंक समवॉट रिकवर हुआ था, कोटक में वो अभी तक वो कन्विक्शन नहीं आया था। कितने रिपोर्ट्स आई थी कि वैल्यूएशन कहाँ थे, एम्बेडेड वैल्यू कहाँ पे पहुंच गई है, उस लिहाज से वैल्यूएशन वगैरह सब ठीक है। ट्रांजिशन हो गया, थोड़ा सा कंसर्न था उदय कोटक साहब का जाने का, वो सब हो चुका था, भाव में रिफ्लेक्ट हुआ था, पर ये बहुत मीनिंगफुली चला नहीं। और अब इस तरह की गाज गिर गई है। और आज तो खैर पहला स्टॉक लाल में ही रखना है, इसमें तो कुछ दोहराई नहीं थी। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था, इन्होंने पहले पढ़ लिया होता तो ये रख लेते। आरबीआई ने भाई कोटक महिंद्रा बैंक पे जो एक्शन लिया है उसके चलते मैं इसको लाल रखता हूं। और मीनिंगफुल एक्शन है, एक लार्ज एंटिटी के लिहाज से इस तरह की गाज गिरना दिक्कत वाली बात है। हुआ क्या है, क्विकली समझा देता हूं। जो नए कस्टमर्स ये जोड़ते थे, जैसे इनकी लिंगों में ऑनबोर्डिंग कहते हैं, मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, उस पर आरबीआई ने रोक लगा दी। और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डिजिटल वाला बैंक है एकदम। मेजॉरिटी इनका सारा धंधा इसी डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू आता है। तो वैसे भी सारे बैंक के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग, डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, और कोटक के केस में शायद अपने पीयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दिक्कत है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड्स के नए इशुएंस पे भी रोक लगा दी है। करंट ग्राहक घबराए ना, क्योंकि उनकी सर्विसेज जस्ट की जस्ट कंटिन्यू करेंगे। ये नए ऑनबोर्डिंग पर, इनके आईटी सिस्टम्स पे सवाल उठाए गए थे 2 साल 2022-2023 में,
उसके बाद भी इन्होंने रेक्टिफाई नहीं करा, तो फाइनली रेगुलेटर ने इनकी भी अब जांच होगी, ऑडिट होगा, समझा जाएगा। ये कह तो रहे हैं कि हम जो प्रोसेसेस हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सीरियस डिफिशियंसीज और नॉन कंप्लायंस था, इसीलिए एक गाज गिरी है। तो कोटक तो लाल है, ये थोड़ी देर पहले बता रहे थे ब्रोकरेजेस का भरोसा तो बना हुआ है लंबी अवधि के लिए, वो अलग कहानी है अपनी जगह, पर आज दिक्कत में आएगा। लॉजिकली तो आना चाहिए। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक है, जैसे कोटक को लाल रखा था तो मैंने सोचा एक्सिस को हरा करके बैलेंस आउट कर दिया जाए, कोई कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बस मुझे एक ही इशू है कि वो हम लोग जिस बात को देख के डर रहे थे डाइल्यूशन, वो डाइल्यूशन अपडेट आना ही था। खैर अब वो कितना भाव में ऑलरेडी है ये नहीं पता मुझे, सिर्फ नंबर्स पे रिएक्शन होता तो बहुत बढ़िया होता आज, पर थोड़ा सा डाइल्यूशन का भी इम्पैक्ट आएगा। NII पैड प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रखा था, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, जो सीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर आंकड़ा है। NIMs यानी कि वो मार्जिन्स सब मान रहे थे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिछली बार 4.01 पे थे, गिरेंगे, बढ़ के आ गया 4.06, वो भी एक पॉजिटिव सरप्राइज। ये सब हो रहा है एसेट क्वालिटी में बढ़िया क्यू ऑन क्यू यानी कि सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट, चाहे ग्रॉस एनपीए हो नेट एनपीए हो, तो नंबर्स हर पैमाने पे अच्छे हैं। फंड रेजिंग का जो अपडेट है वो बता देता हूं, 35,000 करोड़ रुपए वाया डेट और 20,000 करोड़ रुपए वाया इक्विटी इशुएंस। डाइल्यूशन के कंसर्न्स की आपने रिपोर्ट्स भी आती हुई बीच में देखी थी, मुझे नहीं पता कितने क्वांटम ऑफ इक्विटी इशुएंस को बाजार डाइजेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है 20,000 करोड़ रुपए ठीक है, पर ठीक है, देखते हैं डाइल्यूशन का किस हद तक भाव ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक इफ्स एंड बट्स हो गया मेरे लिए, इसलिए ग्रीन रखता हूं अच्छे परफॉर्मेंस पे। बाकी देखते हैं आज बिहेवियर कैसा है। फिर दालमिया भारत को मेंशन कर रहा हूं, पहले अपफ्रंट आय का आंकड़ा तो मेरे ख्याल से बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर था और अच्छा खासा बीट था, 10% साल दर साल आय बढ़ी, पर इन्होंने करार जेपी के साथ कर रखा था, शायद उसके रीजन से आय में बड़ा इजाफा हुआ। ऑपरेशनली दिक्कत है, एबिटा 8% गिरा, मार्जिन 290 बेसिस पॉइंट्स गिरे, एक्सपेक्टेशंस थी 18% वाले मार्जिन 19.25% पे जाएंगे, उल्टा 15.2 पे आ गए, तो गिरे ही नहीं, एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, और मुनाफा इसीलिए ऑलमोस्ट 47% गिर गया। ऑपरेशनली वीक, इसीलिए दालमिया रेड, 3 हो गए। ओके, कोटक का पेन, एक्सिस का गेन, ऐसा भी होगा क्या? ऐसा होगा क्या? वो बेचारा अपना मेहनत करके आया है आज, इन्होंने पर्चे में चीटिंग करी थी, उसने पर्चा अच्छा भरा, तो और अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात। नीत से ने कहा है कि यात्रा इतनी है दुख और सुख की, इधर इधर बढ़ता रहता है, तो इनका दुख उनका सुख पेन और गेन हो जाएगा। अच्छा चलो, ये बात सही है। अभी जैसे अपने को रोज सुबह 4 बजे उठना है, हाँ और मेरा पड़ोसी 10 बजे तक सोता है, बिल्कुल तो पेन और गेन बैलेंस होता है। हो सकता है कि वो वर्क फ्रॉम होम चलता है उसका, 10 बजे तक सो के तो उठता है, जिस दिन वो जाना शुरू करे सैटरडे को पता लगा उसकी ड्यूटी लग गई 5 बजे सुबह, अब आप सो रहे हो तब 11 अपना बजे गेन होता है। तक। यस, लाइफ सेटल कर। ठीक है। यार डाइवर्जन बहुत करते हो आप। एक किसी ने मुझे बताया कि 8 बिलियन पॉपुलेशन फिक्स है दुनिया की, नेचर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, नहीं बात करते रहना जी, खबरें तो क्या अपने व्यूअर्स स्मार्ट है, वो तो पहले ही पढ़ के आए, बोले नया क्या तो ये बताएंगे, फिर और क्या बताएंगे। अनंतराज इंडस्ट्रीज नतीजे बहुत धांसू हैं, 442 करोड़ का रेवेन्यू ने क्लॉक किया है। क्वार्टरली देखो, सालाना देखो, सब में बढ़िया नंबर है। एबिटा भी 115 करोड़ का निकल के आया और 84 करोड़ का मुनाफा है। Q3 में तो 71 करोड़ था, एक साल पहले 48 करोड़ था, तो नंबर बहुत अच्छे हैं। अनंतराज कल भी वगैरह था, मुझे लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। दूसरा मैक्रोटेक, अपने लोढ़ा बिल्डर जी जो हैं, जो इनके भी नंबर अच्छे हैं। प्री सेल्स 17,500 करोड़ का कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा दिया है, और 210 नए प्रोजेक्ट ऐड किए इन्होंने, वो 203 के सामने, तो बहुत शानदार नंबर है इनके क्वार्टरली, और आप इसको रडार पर रखिए। और वैसे भी जो प्रीमियम हाउसिंग है इस समय वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो मैक्रोटेक को भी हमने ग्रीन में रखा है। तीसरा निप्पॉन लाइफ, इसके भी नंबर अच्छे आए हैं, मुनाफा 343 करोड़ है, 284 Q&Q था, 198 YOY था, और 450 करोड़ से ज़्यादा करीब रेवेन्यू निकल के आए। तो ये तीनों नंबर पे मैंने लिए हैं, और तीनों नंबर बाई चांस काफ़ी बढ़िया है, 3 हो गए अपने। सारी ब्रोकरेजेस ये रिपोर्ट ऐसी देख रहा था। अब ये हो सकता है कोटक खुलते से तगड़ा गैप डाउन,
फिर और ऊपर हाँ लोअर लेवल, फिर आपके लिए फिर वो अपना जो सेल आइडिया है, वो सेल तो है ही नहीं, अपन सेल तो कहते नहीं, लाल जो है वो तो सिर्फ देखने के लिए है। गैप डाउन के बाद हो सकता है लो, क्योंकि एक ही झटके में ट्रेजेडी हो जाएगी। वैल्यू बायर आएंगे आज सब। हाँ, जिनको फिर भी होप है कि बैंक रिसर्च कर ही लेगा इवेंचुअली, पेडिग्री तो अच्छी है ही है। खैर अब आए अगले पे, इंडियन होटल्स हरा रखा है कि भाई वो जो अच्छा मोमेंटम है होटल्स का, ये तो फ्लैगशिप फ्लैग बेयरर है, लीडर है उस पे, इसका बढ़िया मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। Q4 में आय 17% और इबिटा 23% का जंप। पर पता है ये इबिटा जो आया है ये कुछ कंसेंसस से फिर भी ठंडा है, कंसेंसस तो इसके ऊपर के थे, तो इसीलिए मैं हरा रख रहा हूं क्योंकि मुझे तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट बढ़ के ऑलमोस्ट 35% पे पहुंच रहे हैं, मुनाफा 29-30% बढ़ रहा है, तो सारे नंबर्स अच्छे हैं। अब डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए होगा जो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंसेंसस में बहुत लोग होंगे जो नीचे एस्टिमेट कर रहे होंगे, कुछ ऊपर कर रहे होंगे, और इबिटा मिस है कईयों के लिए हाथ से, तो इसीलिए आप जरा ध्यान रखिएगा। पर जिस तरह का मोट है, जिस तरह के मार्केट डिमांड सिनेरियो और मेरे ख्याल से कोर मार्केट्स है इस समय होटल्स के लिए, बहुत कंड्यूसिव है। हरा रखा है मैंने, ओरेकल फाइनेंशियल को लाल करा है। हालांकि इसका थोड़ा लंबा चार्ट उठाइएगा 3 महीने टाइप, तो बहुत करेक्ट भी हुआ है, पर फिर भी नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, तो मैं लाल ही लेके चलता हूं, आप लोग वॉच आउट करिएगा। अब आए Q-on-Q 10% गिरी, 46.1% वाले मार्जिन 43% पे आए, 310 बेसिस पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन गिरे, मुनाफा 27% गिरा। हाँ, वो डिविडेंड डोल आउट तो बढ़िया रहता है, ये 240 रुपए का डिविडेंड आया है, पर डिविडेंड की स्टोरी नहीं रही अब ये, अब तो ग्रोथ स्टोरी थी जिसका वैल्यूएशन हम दे रहे थे। जब वो 3-4 हज़ार पे आता है तो डिविडेंड का मोड बड़ा होता है, तो 7-8 हज़ार वाला स्टॉक है ये, तो मेरे लिए डिविडेंड मोड नहीं है, मैं इसी वीक परफॉर्मेंस से लाल लेके चल रहा हूँ। 5 पैसा कैपिटल, इसको समझ में नहीं आ रहा था मुझे, फिर मैंने इनकी रिलीज से हटके सब आंकड़े कैलकुलेट करे। Q-on-Q आय 12.5% बढ़ी, पर एबिटा 59% गिरा, 22% के मार्जिन Q-on-Q गिर के 9% पे, मुनाफा 62% गिरा, रिटेल मार्केट शेयर खड़ा है 2.36% पे, Q-on-Q 16% गिर गया है। और रिटेल मार्केट शेयर, इसके आगे एक और चीज, पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर देखिए, 3.23 उससे गिर के 2.81, अब आया 2.36 पे। ऐसे रिटेल मार्केट का शेयर गिर रहा है। और एक और चीज, एवरेज डेली टर्नओवर जो है पिछले 3 क्वार्टर से अब फ्लैटन आउट हो रहा है, इससे पहले बढ़ता था लगातार, तो मुझे कुछ इफ्स एंड बट्स लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको लाल कर दिया। आपने 6 संपला ना। सुख दुख से एक बात और याद आई। हाँ। कल जब रात में आप सो रहे थे, हाँ। तब ये कोटक वाली सब रिपोर्ट बना रहे थे बेचारे, रात में 2 बजे रात तक। हाँ, तो उनका वो दुख था, और अब अपन सुबह उठ के उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, ये अपना अब वो सुख भोग रहे हैं, अब वो सो रहे हैं, और सुख भी भोग रहे हैं, उनकी मेहनत अपन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सुख दुख बराबर है। जब वो आप सो रहे थे वो रिपोर्ट बना रहे थे, अब आप पढ़ रहे हैं तो वो सो रहे हैं। चौथा स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। जुबिलेंट फार्मोवा की एक फैक्ट्री है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, उधर US FDA ने जांच की और इनको 5 आपत्तियों का एक नोटिस पकड़ा दिया, तो कह रहे हैं कि अब सब ठीक करेंगे वो, तो इसको रडार पर रखिएगा। 23 अप्रैल तक जांच हुई थी कनाडा यूनिट में। 5वां स्टॉक है आज़ाद इंजीनियरिंग, जो आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ था। ये बहुत एग्रेसिव हो गए और इन्होंने हैदराबाद के पास एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए कल भूमि पूजन किया, शिलान्यास हुआ है। ऐसी खबरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ कैपेक्स हो रहा हो, काम नया बन रहा हो, तो आज़ाद को रखिए ग्रीन में। फिर ऐसी एक और खबर है नारायण हेल्थ, इन्होंने बंगलुरु में, बंगलुरु है ना, हाँ बंगलुरु में 1 एकड़ 8 गुंटा, गुंटा कितना होता है ये पता है आइडिया? बड़ा होता है, बड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, तो 1 एकड़ 8 गुंटा ज़मीन खरीदी है इन्होंने, जो कि 52,272 वर्ग फुट है। वहाँ पे कुछ अस्पताल वगैरह बनाएंगे, तो नारायण हृदयालय को भी ग्रीन में रख के चल सकता है। चलिए फटाफट एक ब्रेक है, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। ओके, अगले 4 शेयरों में 7वां शेयर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नंबर अच्छे नहीं आए भाई, मुझे तो नहीं ठीक लगे। NIM काफ़ी गिर गया है, 5.1%। पहले लगा अच्छे हैं, फिर इंटरनल में मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा,
बहुत दबाव है इनके ऊपर, पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल दबाव है, तो इसको रखो रेड में। उसके बाद 8वां स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। इन्होंने जो नंबर अपने पेश किए हैं उसको क्वार्टर देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, साल दर साल नंबर अच्छे नहीं दिखे क्योंकि वो बेस दूसरा पर देखना तो उसे क्यों ऑन क्यों चाहिए, क्यों को देखने तो बहुत फाड़ू नंबर है, और 55 रुपये का डिविडेंड है, 55 रुपीज़ पर शेयर। हालांकि ये स्टॉक बहुत चला यार, मतलब क्या तूफानी तेजी से बनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने इसके आगे के 2 शेयर IOC और ONGC भी लिए हैं इसी उम्मीद में, क्योंकि इस बार बहुत पैसा कमाया इन कंपनियों ने, मोटा डिविडेंड मिलेगा ये समझ लो आप। चेन्नई से उदाहरण मिल गया, ये खबर थी ऐसे सनसन, मतलब अंदाजा लग रहा था, लेकिन एक प्रूफ चाहिए था, वो प्रूफ बेचारा नहीं जाएंगे क्या आपके पेट्रोल के दाम बढ़ने में भी है? नहीं, एक रूल है, देखिए एक रूल है। हाँ। मेरे ख्याल में परसेंटेज अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 30% ऑफ द योर प्रॉफिट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, रूल है। तो एक रूल तो ये भी कहता था कि जो भी करंट भाव है उसको आप पंप पे पास ऑन करिए, करना पड़ेगा। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये वाला रूल चलेगा, मोटा डिविडेंड इस बार हो सकता है ये चल जाए, वो नहीं चल रहा। तो इसलिए IOC और ONGC को, क्योंकि पैसा तो बनाया इन लोगों ने, तो डिविडेंड अच्छा मिल सकता है, ये होप रखनी चाहिए। तो हो गए मेरे 10। ओके चलिए अब मेरे TCS रख तो ग्रीन दिया है, दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो अपन सिर्फ देखेंगे। Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, तो उसके लिए ग्रीन रखा, अच्छी पार्टनरशिप, डिटेल स्क्रीन पर है। डिलीवरी कल लार्ज ट्रेड में कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 2 करोड़ 4 लाख शेयर्स बेचे। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, अमेरिकन फंड इंश्योरेंस, फिडेलिटी और HSBC, इनके तमाम आर्म्स ने सब ने मिलकर ये पूरा चंग एब्जॉर्ब करा है, तो इंटरेस्टिंग है, ग्रीन कर दिया। RVNL सदर्न रेलवे से एक लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आए, 239 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर होगा। वैसे कल दिन के दौरान ये कंपनी फोकस में थी, कल मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे के आसपास एक अपडेट और आ रहा था, इसी सदर्न रेलवे से 439 करोड़ का JV का ऑर्डर मिला था। तो मैं वही कंफ्यूज था कि सदर्न रेलवे 2 बार आया, तब फिर चेक करा तो एक दिन में आ चुका था, ये दूसरा जो आया बाद में 239 करोड़ रुपीस का, तो इस पर रिएक्ट कर रहा हूं। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये कह रहे हैं हमारे जो फाइबर ये स्टॉक रडार पे था मेरे, इन्होंने QIP करा था और बहुत मार्की नेम्स चेक इन करे थे। मैं वेट कर रहा था कि ठंडा पड़ेगा तो अपन बातचीत करेंगे, पर जहाँ ये ठंडा पड़ा और इसके साथ किसका एक और QIP आया था जिसमें और भी बड़े नाम घुसे थे अभी हाल। हाँ, दोनों में शिल्पा में, शायद शिल्पा मेडिकेयर, हाँ, उसमें भी बहुत मार्की नाम चेक इन करे थे, पर दोनों ठंडे नहीं पड़े। खैर स्टरलाइट के लिए अच्छी खबर आ गई उल्टा, इनके फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोडक्ट जो ये US में मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें कह दिया गया है भाई US कंप्लायंट, बिल्ड अमेरिका बाय अमेरिका, बाबा उसके प्रोविजंस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो US में जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और जॉब्स एक्ट के अंदर उन्हीं कंपनीज को पर सरकार पैसा डोल आउट कर सकती है, उनसे ऑर्डर कर सकती है जो बाबा कंप्लायंट ये हो गए भाई। अच्छा, बाबा कंप्लायंट नाम सही है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार अगले क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो भाई वो 10 की सीधा सौदा की टीम्स का रैप कर देता हूं, रिकैप कर देता हूं, पर आप ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिएगा अगर इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड वेड का मन बना रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, RBI की जो गाज गिरी है उसके चलते लाल। एक्सिस बैंक के अच्छे Q4 परफॉर्मेंस पे हरा। डालमिया भारत के ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस पे लाल। इंडियन होटल्स का वो मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है इसीलिए हरा नतीजों में। ओरेकल फाइनेंशियल्स Q-on-Q डिसअपॉइंटिंग सेट। 5 पैसा मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, ऑपरेशनली काफी वीक तिमाही। TCS ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक बढ़िया स्ट्रैटेजिक करार करा। डिलीवरी लार्ज ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स कल चेक इन करे। RVNL एक इंटरेस्टिंग सदर्न रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए L1 लोएस्ट बिडर के तौर पे, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बाबा कंप्लायंट हो गया है। ओके, अनंतराज इंडस्ट्रीज तूफानी रिजल्ट, बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट। मैक्रोटेक के भी नतीजे बहुत अच्छे और निप्पॉन लाइफ के भी, तो तीनों के चौथी तिमाही के नतीजे बहुत ही शानदार। जुबिलेंट फार्मोवा की कनाडा यूनिट को 5 आपत्तियां US FDA से मिल गई हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग ने एक नई यूनिट लगाने के लिए शिलान्यास किया हैदराबाद में। नारायण हेल्थ ने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी, बेंगलुरु में नया अस्पताल बनाएंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे अच्छे नहीं हैं, मार्जिन्स
करीब 1 दर्जन क्वार्टर के नीचे आ गई है। चेन्नई पेट्रो ने नतीजे भी अच्छे दिए और 55 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है और उम्मीद है कि आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एमआरपीएल सबसे आपको ऐसे ही बेहतरीन डिविडेंड मिलें क्योंकि इस क्वार्टर में कमाई तो तगड़ी हुई है।